गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम इस टॉपिक में एक नई थियरी तक जा रहे हैं, रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन। तो रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन एक्चुअली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 के हिसाब से है। रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन क्या एक्सप्लेन करता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 एक्सप्लेन रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन। इसका मतलब ये है कि आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में आपकी रेवेन्यू कैसे रिकॉर्ड करोगे, कब रिकॉर्ड करोगे, उसका टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग का क्या होगा। तो ये आज हम सीखने जा रहे हैं। उसमें कई सारे एमसीक्यूज आने की संभावना है। तो नाउ ओपन योर पेज नंबर 2 AS9, that is अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9। रेवेन्यू का मतलब है ग्रॉस इनफ्लो। रेवेन्यू का मतलब है ग्रॉस इनफ्लो ऑफ कैश। आपके बिजनेस में जो कैश आता है वो रिसीवेबल हो या अदर कंसिडरेशन के जरिए आता हो, उसको रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कहते हैं। कैसे आता है? ऑर्डिनरी एक्टिविटीज के द्वारा। मींस या तो आप सेल करते हो या तो एंटरप्राइजेस का रिसोर्सेज यूज बाय अदर यील्डिंग इंटरेस्ट, डिविडेंड एंड रॉयल्टी। आपके पास जो रिसोर्सेज है वो लोग यूज करते हैं और आपको उसका जो कोई भी इनकम देते हैं, या तो रेंट के स्वरूप में इनकम देते हैं, डिविडेंड के स्वरूप में इनकम देते हैं। रेवेन्यू चार्ज मेड टू द कस्टमर्स और क्लाइंट फॉर द गुड्स सप्लाइड। कस्टमर्स और क्लाइंट के पास हम जो गुड्स सप्लाइड करते हैं या तो सर्विसेज रेंडर करते हैं, उसी के बदले में हम रेवेन्यू चार्ज करते हैं, पैसा लेते हैं। तो रेवेन्यू फ्रॉम सर्विसेज इज जनरली रिकॉग्नाइज्ड एज द सर्विस इज परफॉर्म। एमसीक्यू में आ सकता है। अगर आप सर्विस इंडस्ट्रीज में हो तो आपकी रेवेन्यू कब कंसीडर हो सकती है? तो रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन इन सर्विसेज व्हेन परफॉर्म। ऐसा हम कह सकते हैं कि जब हम परफॉर्म करेंगे तब रिकॉग्नाइज करेंगे। तो ये परफॉर्मेंस ऑफ सर्विसेज है, वो कैसे डिसाइड होगा? तो वो डिसाइड करने की 2 मेथड है। एक है कंप्लीट सर्विस कॉन्ट्रैक्ट मेथड और दूसरी है प्रोपोर्शनेट कंप्लीशन मेथड। कंप्लीटेड सर्विसेज मींस कई सर्विसेज ऐसी होती है कि जो थोड़े समय में विद इन शॉर्ट पीरियड वो कंप्लीट हो जाती है। तो जब वो सर्विसेज कंप्लीट होगी तब उसकी रेवेन्यू कंसीडर होगी। और दूसरी मेथड है कि जिसकी सर्विसेज कंप्लीट होने में टाइमिंग पीरियड लग जाता है, 1, 2 या 3 साल लग जाते हैं। तो उसी के टाइप उस टाइप के जो सर्विसेज है उसमें हम प्रोपोर्शनेट मेथड अप्लाई कर सकते हैं। दैट मींस अगर आपकी सर्विसेज 3 साल के बाद कंप्लीट होने वाली है तो हर साल आपका टोटल सर्विस जो प्रोवाइड करना है उसका कितना परसेंटेज कंप्लीट होता है वो काउंट करना पड़ेगा। सपोज कि पहले साल आपकी जो टोटल सर्विसेज आपको जो कंप्लीशन करनी है उसका 30% हुआ, दूसरे साल उसका 40% हुआ, और बाकी के टाइम उसका सपोज कि दूसरे साल 50% हुआ और तीसरे साल बाकी का 20% हुआ। तो 30, 50 एंड 20, 3:5:2। इस तरह से आप हर साल रेशियो में उसका टोटल सर्विसेज रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। आप एक साल में वो सर्विस कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। पहले साल में 30%, दूसरे साल में 50%, तीसरे साल में 20%। तो टोटल सर्विसेज सपोज कि 50 लाख है, तो पहले साल में 30% कंप्लीट हुआ है तो 50 लाख का 30% 15 लाख आपकी रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन करेंगे। मींस इतना रेवेन्यू कंसीडर करेंगे। दूसरे साल में उसका और 50%, दैट मींस 50 लाख का 50% दैट इज 25 लाख। और तीसरे साल में 20% दैट इज 50 लाख का 20% दैट इज 10 लाख। तो इस तरह से आप रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। पहले साल में 15 लाख, दूसरे साल में 25 लाख, 15 और 25 40 लाख, और तीसरे साल में 10 लाख। तो
कंप्लीशन मेथड कब आती है, कंप्लीटेड मेथड सर्विस कॉन्ट्रैक्ट मेथड कब आती है, प्रोपोर्शनेट कंप्लीशन मेथड कब आती है? तो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज व्हेन सर्विस इज अबाउट टू बी कंप्लीटेड, जब कंप्लीट होगी तो, एंड नो सिग्निफिकेंट अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट about the collection of amount charges. This method should be applied when act is to be performed in a single act. Either it is performed or not performed. सिंगल एक्ट में ही काम करना है तो उसमें कंप्लीट मेथड आएगी। और प्रोपोर्शनल मेथड कब आएगी? तो this method applied where performance is measured in the terms of series of act performed. से फॉर द एग्जाम्पल ट्यूशन फीस का यहाँ एग्जाम्पल है, तो वो प्रोपोर्शन में आता है, जैसे जैसे सिलेबस खत्म होगा वैसे वैसे उसका पेमेंट लिया जाता है। आप अपने कॉलेज में भी देखो तो कई कई कॉलेज ऐसी है जिसमें सेमिस्टर वाइज फीस का कलेक्शन होता है। तो ये प्रोपोर्शनेट मेथड है। अंडर दिस मेथड कैसे रेवेन्यू कैसे रिकॉग्नाइज होती है? तो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज वुड बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वैल्यूज, associated cost, number of act और other suitable basis। तो कब कौन सी मेथड अप्लाई होगी? तो यहाँ एग्जांपल दिया गया है। अगर इंस्टॉलेशन फीस है तो वो कंप्लीटेड सर्विसेज में आएगा। इंश्योरेंस एजेंसी है तो वो भी कंप्लीटेड मेथड में आएगा, कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर आएगा। मीडिया कमीशन ऑफ एडवर्टाइजिंग एजेंसी है वो भी कंप्लीशन में आएगा। लेकिन ट्यूशन फीस है तो वो प्रोपोर्शनेट कंप्लीशन मेथड में आएगा। जैसे जैसे आपका जो ट्यूशन फीस का मीन्स जो जो एजुकेशन जैसे जैसे प्रोवाइड करते हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ते हो वैसे वैसे फीस का कलेक्शन होता है। फीस फ्रॉम डेवलपमेंट ऑफ कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। तो कस्टमाइज सॉफ्टवेयर है आपका, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर का मतलब है मेड एज पर द क्लाइंट्स रिक्वायरमेंट। तो जैसे जैसे रिक्वायरमेंट आपकी खत्म होगी वैसे वैसे भी आप ले सकते हैं, या तो छोटी सी रिक्वायरमेंट है तो वो कंप्लीट होगा तो उसमें कंप्लीटेड मेथड भी आ सकती है और प्रोपोर्शनेट मेथड भी आ सकती है। फ्रेंचाइजिंग फीस, तो फ्रेंचाइजिंग फीस फॉर सप्लाई ऑफ इक्विपमेंट एंड अदर, तो उसमें ऐसी कोई मेथड अडॉप्ट नहीं होती है। तो फ्रेंचाइजिंग फीस फॉर इनिशियल सर्विसेज, वहां तो आपको एडवांस ही देना पड़ता है। फ्रेंचाइजीज लेते हो, सपोज कि आप मैकडोनाल्ड की बात करो, सपोज कि आप सबवे की बात करो, तो वहां वो लोग फ्रेंचाइजी लेते हैं। तो बिजनेस स्टार्ट करने से पहले ही वो लोग पेमेंट ले सकते हैं। तो दिस इज द रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन। यहाँ आपको ट्रू फॉल्स दिया गया है कि अकाउंटिंग फ्रेमवर्क का आपको बताना है रेवेन्यू है या false है। अकाउंटिंग फ्रेमवर्क इज डिफरेंट इन द सर्विस सेक्टर एज वेल एज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो बरोबर है, फ्रेमवर्क अलग अलग है, तो ये ट्रू है। एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 स्टेट दैट ट्यूशन फीस इज रिकॉग्नाइज्ड ऑन द कंप्लीटेड सर्विसेज। ये फॉल्स है, कंप्लीटेड नहीं प्रोपोर्शनेट सर्विसेज आएगी। सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज, तो ये ट्रू है। सर्विसेज आर हिट्रोजेनियस इन द नेचर, हिट्रोजेनियस, तो ये आपका कैरेक्टरिस्टिक्स में आ गया। यस, ये भी ट्रू है। रेवेन्यू मींस नेट इनफ्लो ऑफ कंसिडरेशन अराइजिंग इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। रेवेन्यू का मतलब क्या है? नेट इनफ्लो। तो यहाँ हमने पहले ही समझाया कि रेवेन्यू का मतलब क्या है? ग्रॉस इनफ्लो, नॉट नेट इनफ्लो। तो ये क्या है? फॉल्स है। and BRICS stand Brazil, Russia, India, China and South America. साउथ अमेरिका नहीं आएगा, तो साउथ अफ्रीका आएगा, तो ये फॉल्स है। ओके, तो इस तरह से आपको एग्जांपल पूछ सकते हैं क्वेश्चन में। कुछ ना कुछ थियरी एक दो मार्क की शायद आ सकते हैं, इसलिए मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अब हमारी जो होटल होती है, होटल इंडस्ट्रीज होती है, इसमें हमें होटल इंडस्ट्रीज का ऑपरेटिंग स्टेटमेंट तैयार करना है। तो वो ऑपरेटिंग स्टेटमेंट कैसे तैयार करेंगे? तो होटल इंडस्ट्रीज की जो इनकम होती है और होटल इंडस्ट्रीज का जो एक्सपेंसेस होता है वो अलग अलग है। तो यहाँ आपको जो होटल इंडस्ट्रीज का इनकम स्टेटमेंट बनाना है, P&L स्टेटमेंट बोलते हैं, इनकम स्टेटमेंट बोलते हैं, तो उसमें हम पहले
उसके अलग अलग इनकम के जोन कितने हैं और उसके एक्सपेंसेस कितने हैं, वो एक्सपेंसेस इनकम में से माइनस करेंगे तो जो प्रॉफिट आएगा वो बिफोर टैक्स आएगा, उसमें से टैक्स माइनस करेंगे तो नेट प्रॉफिट आएगा। जनरली इनकम आती है, उसमें से एक्सपेंसेस माइनस करते हैं तो जो आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा, उसमें से टैक्स एक्सपेंसेस माइनस करते हैं तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। लेकिन होटल इंडस्ट्रीज में जो इनकम है वो अलग अलग टाइप की है, उसके जो एक्सपेंसेस है वो दो टाइप के हैं। एक डिपार्टमेंट वाइज एक्सपेंसेस होता है और एक जनरल एक्सपेंसेस होता है। जनरल एक्सपेंसेस मीन्स डिपार्टमेंट वाइज नहीं होता है। ये एक्सपेंसेस इस टाइप के हैं कि जो हर एक डिपार्टमेंट को डायरेक्टली इनडायरेक्टली इफेक्ट करता है, उसकी सर्विसेज को रूटीन बनाता है। तो इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे डिफरेंट डिवीजन में, क्योंकि होटल में कई सारे डिवीजन होते हैं। तो डिवाइड करेंगे ऑन स्पेसिफिक बेस के आधार पे। तो होटल में इनकम कौन सी होती है, एक्सपेंसेस कौन से होते हैं। तो इनकम या आप रूम सोल्व करते हो उसकी इनकम होती है, फूड्स एंड ब्रिवरेज प्रोवाइड करते हो इसकी इनकम होती है, आपके होटल में स्विमिंग पूल है उसकी इनकम होती है, स्पा फैसिलिटीज है उसकी इनकम होती है, आपके होटल में अलग अलग गेम जोन है, गोल्फ है, वो सर्विस आप प्रोवाइड करते हो तो उसकी इनकम होती है। तो ये सब होटल की अलग अलग डिवीजन की इनकम है। रूम आप सोल्व करते हो तो रूम का रेट, उसमें डिस्काउंट देते हो तो नेट रेवेन्यू, उसमें उसमें से आप इसका इस डिपार्टमेंट का ये जो है वो नेट रेवेन्यू और ये जो है वो उसका एक्सपेंसेस। तो उसमें कौन सा एक्सपेंसेस आएगा, तो वो रूम को क्लीन रखने के लिए आपने एम्प्लॉयज रखे, उसको सैलरी वेजेस देंगे, एम्प्लॉय को जो जो अलग अलग प्रकार के एम्प्लॉय बेनिफिट देंगे। उसमें ग्लासवेयर होते हैं, लिनन लॉन्ड्रीज का होते हैं, मीन्स अपने सजावट के लिए कुशन और वो सब पर्दा वगैरह रखा है तो उसको लॉन्ड्री में वॉश कराना पड़ता है। उसके जो चादर होती है उसको वॉश कराना होता है, कुशन का जो कवर होता है उसको वॉश कराना होता है। और आप रूम में रखते हो, आप जब रूम का चार्जेस लेते हो तो उसकी अलग अलग टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड करते हो कि भाई आपको, आप मिल्क मांगोगे तो मिल्क देंगे, आपको ब्रेकफास्ट चाहिए तो ब्रेकफास्ट भी इंक्लूडेड है रूम चार्ज में, तो उसका भी कॉस्ट होता है। तो वो क्लीनिंग का कॉस्ट होता है, गेस्ट सप्लाई मीन गेस्ट को हम जो जो मिल्क सप्लाई करते हैं, टी सप्लाई करते हैं, अब से फॉर एग्जांपल रिफ्रेशमेंट सप्लाई करते हैं तो उसकी जो कॉस्ट है वो माइनस करेंगे, रिजर्वेशन एक्सपेंसेस भी माइनस करेंगे, अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस, दूसरे भी कई सारे एक्सपेंसेस होते हैं रूम में, वो माइनस करेंगे। तो ऐसे हम इसकी इनकम कैलकुलेट करेंगे। वैसे फूड एंड ब्रिवरेज में भी आपने कौन सा फूड एंड ब्रिवरेज बेचा है, तो उसमें से अगर आपने डिस्काउंट फैसिलिटी है तो डिस्काउंट दिया है 10%, 2%, 5%, अगर अप्लाइड हो तो माइनस करना है तो नेट रेवेन्यू। और ये प्रोवाइड करने की जो जो कॉस्ट है वो माइनस, कौन सी कॉस्ट होती है, तो फूड ब्रिवरेज बनाने की कॉस्ट होती है, या तो आप बाहर से लाके उनको प्रोवाइड करते हैं तो उनकी कॉस्ट होती है। तो कॉस्ट ऑफ फूड कंज्यूम, ब्रिवरेज कंज्यूम्स है, उसके लिए वो प्रोवाइड करने के लिए आप होटल में उसको प्रोवाइड करने के लिए एम्प्लॉइज रखते हो तो सैलरी वेजेस, एम्प्लॉय बेनिफिट, अदर एक्सपेंसेस, उसमें भी ग्लासवेयर, लिनन, किचन फ्यूअल। किचन फ्यूअल मीन्स किचन में ये सब बनाते हैं तो किचन में या तो गैस सप्लाई यूज होता है या तो इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है। ऑपरेटिंग सप्लाई, क्लीनिंग, अदर एक्सपेंसेस माइनस करेंगे। सपोज कि आपके होटल के अंदर स्विमिंग पूल है, स्पा फैसिलिटी है, तो उनका आप चार्जेस लेते हो और वो चार्जेस एज पर द नॉर्म्स होता है। तो वो चार्जेस पूल रेंटल, अदर सर्विसेज, जो स्विमिंग पूल फैसिलिटीज तो देते हैं, स्पा फैसिलिटीज तो देते हैं, लेकिन उनको कुछ अदर सर्विसेज चाहिए तो वो भी आप प्रोवाइड करते हो। जैसे कि आप सिनेमा में जाते हैं तो वो लोग फूड भी अंदर प्रोवाइड करते हैं। वैसे स्विमिंग पूल में भी अगर आप स्विमिंग कर रहे हो और वहां आपको जो भी कोल्ड ड्रिंक्स या आपको कोई भी बियर वगैरह चाहिए तो वो भी आपको वहां प्रोवाइड करते हैं। वहां एक आदमी खड़ा रहता है, आपको टॉवेल चाहिए तो टॉवेल देता है, एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड, तो वो उसका भी चार्जेस होता है।
तो ये पूल है, ये स्विमिंग पूल है, तो स्विमिंग पूल में क्लोरीन डालना पड़ता है, उसका एक्सपेंसिव, अदर सप्लाई, फ्यूल, हीटिंग का एक्सपेंसिव होता है, लॉन्ड्री का एक्सपेंसिव, क्योंकि स्विमिंग पूल में से बाहर निकलोगे तो आपको टॉवेल घर से ले जाना नहीं होता है होटल में, वहाँ सभी प्रोवाइड करते हैं। तो उसका क्लीनिंग का एक्सपेंसिस होता है, लॉन्ड्री का एक्सपेंसिस, रिपेयर्स मेंटेनेंस, ये जो स्पा है, स्विमिंग पूल, उसका रिपेयर मेंटेनेंस होता है, अदर चार्जेस होता है, ऐसा ये सब एक्सपेंसिस उसमें से माइनस करेंगे तो क्या आएगा, नेट इनकम। ये मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि एक लाइन में उसके एक्सपेंसिस दिए होंगे, एक लाइन में उसका रेवेन्यू दिया होगा, और मे भी आपको पूछ सकते हैं कि नेट इनकम कितना है, तो उसको आप लिख सकते हो। वैसे ही गेम जोन होता है, वैसे ही गोल्फ होता है। गोल्फ आपको पता होना चाहिए, वो हॉकी जैसा आता है, और वो मारते हैं, और उसका छोटा सा खड्डा होता है, उसमें वो बॉल जाके गिराना होता है। तो वो एक रिचेस्ट पर्सन की एक निशानी है, क्योंकि रिच लोग ये गोल्फ खेलते हैं। उसके बहुत उसके जो अलग प्रकार के उसके गार्डन होते हैं, उसके प्लेसेस होते हैं, वो बनाना पड़ता है, वो मेंटेन करना पड़ता है। हमारे लक्ष्मी विलास पैलेस में है, तो उसका चार्जेस बहुत बढ़िया होता है। वहां जाने के लिए एक चल के नहीं जाते, वहां भी एक इलेक्ट्रिक कार होती है, आपने कई सारे फिल्मों में भी देखा होगा। तो उसका रेवेन्यू, उसका रेंटल होता है, कॉर्ट फीस होती है, मेंबरशिप फीस, उसमें मेंबरशिप लेना पड़ता है, उसकी ग्रीन फीस होती है, गोल्फ कार रेंटल, कार में जाना पड़ता है तो उसका भी रेंट होता है। उसमें जो डिस्काउंट है, हर एक में डिस्काउंट तो माइनस करना है, उसका एक्सपेंसिव, सैलरी, वेजेस, एम्प्लॉय बेनिफिट तो आता है, और उसके रिलेटेड एक्सपेंसिव मीन गोल्फ कार बैटरीज जो वहां की है, तो उसकी बैटरीज का एक्सपेंसिस आता है, रिपेयर मेंटेनेंस का एक्सपेंसिस आता है, लॉन्ड्री का एक्सपेंसिस आता है, ऑपरेटिंग सप्लाई, फर्टिलाइजर, जो ग्राउंड है उसको एकदम छोटे छोटे से जो उसके ग्रेस है वो रखना पड़ता है, उसका एक स्पेशल ट्रीटमेंट है, तो उसमें फर्टिलाइजर्स डालना पड़ता है। उसमें जो बॉल वगैरह होता है उसका टूर्नामेंट एक्सपेंसिस होते हैं, रिपेयर्स मेंटेनेंस होते हैं, अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस होते हैं। तो इस तरह से हर एक डिपार्टमेंट का आपको नेट रेवेन्यू फाइंड आउट करना पड़ता है। और एक्सपेंसिस कौन सा, रेंटल एंड अदर ऑपरेटिंग इनकम कौन सी होती है, स्टोर्स की इनकम होती है, ऑफिस की इनकम होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसिस में सैलरी, वेजेस, एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट, पोस्टेज, टेलीग्राम, जो P&L में हम डेबिट करते हैं वो सभी ऑपरेटिंग एक्सपेंस बोलते, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसिस बोलते हैं। सेल्स बढ़ाने के लिए होटल की एडवर्टाइजमेंट करते थे तो उसके लिए सैलरी, वेजेस, एम्प्लॉय बेनिफिट, ट्रेड शो रखते हैं, होटल का भी अलग अलग प्रकार का ट्रेड शो होता है, वहां लोग जाते हैं, कंपनी वाले लोग जाते हैं, क्योंकि कंपनी को ऐसी होटल चाहिए जहां उनका बुकिंग होता है, उनके जो एम्प्लॉयज है उन लोगों को वो वहां रखते हैं। पब्लिसिटी, एडवर्टाइजमेंट, मार्केट रिसर्च, ट्रैवलिंग, एंटरटेनमेंट, फ्लोर, प्रॉपर्टी ऑपरेटिंग एंड मेंटेनेंस, जो कंपनी की होटल इंडस्ट्रीज है वो प्रॉपर्टी बहुत बड़ी होती है, उसका मेंटेनेंस एकदम बढ़िया करना पड़ता है, हमारे घर से भी बढ़िया करना पड़ता है। तो उसका मेंटेनेंस में कौन सा एक्सपेंसिस आएगा, सैलरी, वेजेस, एम्प्लॉय बेनिफिट, कर्टेन, ड्रेपराइज, इंजीनियरिंग सप्लाईज, कवरिंग, इलेक्ट्रिकल सप्लाईज, मैकेनिकल सप्लाईज, यूनिफॉर्म, जो एम्प्लॉयज होते हैं उसके यूनिफॉर्म्स होते हैं, एनर्जी कॉस्ट, लाइट बिल आता है, फ्यूल, वाटर, स्टीम, सपोज की जो जो वहां जहाँ बहुत कोल्ड होता है तो वहां वो आपको हीटर भी प्रोवाइड करना पड़ता है। तो ये सब उसके चार्जेस है। तो उसके एक्सपेंसिव, उसकी कैसे कॉस्ट शीट बनाया जाएगा, तो ये सब उसके रेवेन्यू है अलग अलग डिपार्टमेंट के, और उसमें से जो जो उसके डिपार्टमेंट के एक्सपेंसिस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट वाइज है वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से माइनस करेंगे, और जो जनरल एक्सपेंसिस है वो रेशियो के बेस पे माइनस करेंगे। ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, उसको नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे। अभी जो छोटे छोटे एग्जाम्पल्स है वो उस तरफ जा रहे हैं। ये पहले इसलिए समझाया कि आपको मालूम पड़े, इसमें जो जो वर्ड्स आते हैं वो आपको मालूम पड़े। बोलो बता। હું જો બનાવું છું છોકલાને બનાવવાનું મળે આમાં આવું બનાવવું પડે બેટા. તને શું કીધું બીજે લોક બોલે નહીં ખોલવાની એમને માં હજુ ભગવાનને સુતા છે ને એટલે નહીં જતા
यो यो नः प्रचोदयात्। राधे नमस्ते।